नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से सभी 10वीं के छात्रों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाठ 7वां खुला आकाश। आज इसका उर्वरित पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। भाग दूसरा में देखते हम इस डायरी का अगला पन्ना या इस पाठ का अगला मुद्दा। लेखक है कुंवर नारायण जी। क्या लिखते हैं बताते हमें, देखते हम। मुद्दा है जीने का अर्थ। लेखक कहते हैं देखो, जिसे लिखा है लेखक ने 23 जनवरी 2002 को। लेखक कहते हैं जीने का अर्थ। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा। खास बात यह है, जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूं, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूं या अपने लिए उसे क्या पाता हूं, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूं। 75 का हो रहा हूं, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। लिखा है 23 जनवरी 2002 को। तो लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, हम देखते हैं। तो दोस्तों, लेखक कहते हैं जीने का अर्थ। इस मुद्दे में डायरी के इस पन्ने पर वे कहते हैं हमें कि हमारा जीना भी क्या जीना है। दोस्तों, हम देखते हैं कि ईश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी अर्थात मानव प्राणी बनाया है। हमारा कर्तव्य है कि हम मानव जाति के लिए कुछ कार्य करें। हमें जितनी आयु मिली है, वह समय हम अच्छे कार्यों को करने में लगाए। कुछ ऐसा काम करें जिससे समाज और देश का भला हो, हित हो। कुछ लोग समय की कमी की बात करते हैं। यदि कुछ करने की लगन हो तो समय आड़े नहीं आता। स्वामी विवेकानंद 40 वर्ष की आयु से भी पहले इस संसार से चले गए थे। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई, नेपोलियन बोनापार्ट, सिकंदर, छत्रपति संभाजी महाराज, पहला बाजीराव पेशवे, भगत सिंह और अन्य अनेक अल्पायु में इस संसार को छोड़ गए। फिर भी मानव इतिहास में ये महापुरुष अपनी छाप छोड़ गए थे। इसलिए दोस्तों, सीमित समय में भी जितना अधिक से अधिक अच्छा हो सके, हमें देश और समाज के कल्याण के लिए कुछ सकारात्मक कार्य या काम अवश्य करना चाहिए। हमारे हाथों से अवश्य होना चाहिए। यह संदेश, यह मौलिक बात लेखक हमें बताते हैं। आगे का मुद्दा देखते हैं हम। अगला पन्ना। दिल्ली में रहना। लिखा है 12 जून 2003 को। लेखक दिल्ली में रहते थे। लेखक क्या बताते हैं, हम देखते हैं। लेखक कहते हैं दिल्ली में रहना। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूं। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लदफद, हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कई पायदान बराबर 2 कमरे में 2 पांव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। लिखा है 12 जून 2003 को। तो लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, देखते हम। तो दोस्तों, लेखक दिल्ली शहर में रहते हैं। वे कहते हैं कि दोस्तों, प्रकृति का नियम है कि छोटी बस्तियां फैलकर गांव फैलकर कस्बे, नगर
तथा नगर महानगरों में परिवर्तित हो जाया करते हैं। परंतु आज महानगरीय समस्या जीवन समस्या प्रधान बन गया है। आज जो महानगर है इनमें मानव के जीवन के जीने के लिए जो आसानी होनी चाहिए वह नहीं होती। मानव के जीवन में कई समस्याएं निर्माण हो चुकी है। महानगरों में रहना समस्या प्रधान बन गया है। आए दिन गांवों और कस्बों से रोजगार की तलाश में लोग महानगरों में आते हैं। इसके कारण नगरों पर आबादी का बोझ बढ़ रहा है। वहां आवास की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रहने को भी घर नहीं है। दड़बे नुमा मकानों की भरमार हो रही है। हर और रंग बदरंग उल जलूल बेतरीब मकानी मकान दिखाई पडते हैं। मराठीमध्ये थोडक्यात समजून घेऊया आपण। मित्रांनो, आज आपण बघतोय आपल्या महाराष्ट्राची अवस्था असेल किंवा देशाची असेल तर आपल्या देशामध्ये गरिबीचं प्रचंड प्रमाण आहे। आणि मग आपल्या देशातली जी काही प्रमुख शहर आहेत या शहरांमध्ये लोकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध आहे। आणि मग बिचारे काय करतायत, असे गरीब लोक आपलं घरदार सोडून शहरांकडे धाव घेत आहेत। आणि मग या शहरांमध्ये ते राहायला गेल्यावर त्यांना स्वतःचं घर आहे का नाही, मग जिथं जागा मिळेल त्या ठिकाणी ते आपली झोपडी उभी करतात आणि राहतात। आणि मग अशा प्रकारे काय होतात, झोपड्यांचं प्रमाण वाढत जातं आणि मग त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा त्यांना उपलब्ध नसतात। दबून त्यांना अस्वच्छतेमध्ये आणि अनेक प्रकारच्या समस्यांमध्ये त्यांना जीवन जगावं लागतं। प्रत्येक शहराची आज ही अवस्था झालेली है। लेखक इस मुद्दे पर प्रकाश डालते हैं। वे आगे कहते हैं कि इनसे महानगरों के चेहरे कुरूप दिखाई देते हैं। बिजली, पानी, सीवर प्रणाली की कमी है। एक और समस्या है खुला आसमां देखने को नहीं मिलता। बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें हमें दिखाई देती है। कब पूर्व में सुबह की लालिमा फैलती है, कब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, इन महानगरों में किसी को पता नहीं चलता। इस प्रकार वे दिल्ली में रहना का अनुभव हमारे सामने इस डायरी के माध्यम से, पन्नों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आगे का मुद्दा देखते हैं हम, बहाने निकालना। वे कहते हैं बहाने निकालना। लेखक कहते हैं जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। लेखक क्या कहते हैं, बहाने निकालना। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। लिखा है जनवरी महीने में 2006 को। तो लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, देखते हम। तो दोस्तों, लेखक हमें बताना चाहते हैं कि जिन कामों या चीजों का हमें शौक होता है, जिसमें हमारी रुचि होती है, उसके लिए हम समय, सुविधा सब निकाल लेते हैं। रुचि सफलता की वाहक है। हम सभी अपनी रुचि की कामों को करते समय उसमें डूब जाते हैं। उसी का परिणाम होता है सफलता। दोस्तों, शिक्षा काल में जिस विषय में हमारी रुचि होती है उसे पढ़ने में हम सारी रात भी जग लेते हैं, जबकि किसी ऐसे विषय की पुस्तक खोलते ही आंखें नींद से भर आती है जो हमें पसंद न हो। व्यायाम, तैराकी, बागवानी, चित्रकला, गायन, वादन आदि ऐसे अनेक कार्य है, छंद है, शौक है, जिनका यदि हमें शौक हो तो मनुष्य घंटों बिताने पर भी इनसे ऊब अनुभव नहीं करता। किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए दोस्तों उसमें रुचि होना परम आवश्यक है। बिना रुचि के आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम होती है। बिना अभिरुचि के हम कौन से भी विषय में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।
दोस्तों, जिस काम में हमारी रुचि होती है उसे करने के लिए हम अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं, न दिन देखते हैं न रात। थकान शब्द तो मानो हमारे शब्दकोश में कभी था ही नहीं। इस प्रकार लेखक हमें कहते हैं कि हमें जिन बातों का शौक होता है उसके लिए हम समय और बहाना और रास्ता निकाल लेते हैं, वह शौक पूरा करने के लिए रास्ते निकाल लेते हैं। आगे देखते हैं हम लेखक क्या कहते हैं हमें। अपने से बहस। दोस्तों, वे कहते हैं बहस दूसरों से नहीं अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। दोस्तों, लेखक हमें बताना चाहते हैं कि बहस यानी चर्चा। चर्चा किससे करनी चाहिए? हमें अपने आप से। हम में क्या कमियां हैं, हमारे स्वभाव में क्या दोष है, इस पर हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। तभी हम में जो हमारे व्यक्तित्व में जो दोष होते हैं, गड़बड़ियां होती है, उसे हम दूर कर सकते हैं। दूसरों की बातें हमें सिर्फ सुनना चाहिए, ज्यादा बड़बड़ नहीं करना चाहिए। दूसरों को सिर्फ अगर हम सुनते हैं तो उनसे हमारा झगड़ा नहीं होगा। बस में चर्चा करते हैं, हम सिर्फ सुनने का काम करते हैं, जो कहता है वो दोस्त या कोई भी हो, तो क्या होगा? झगड़े नहीं होंगे, वे हमारे दोस्त बनेंगे। हमारा व्यक्तित्व आदर्श बनने में वह सहायक होगा। आगे देखते हैं हम चीजों की गुलामी। डायरी का अंतिम मुद्दा, अंतिम पन्ना, जिसे लिखा है 30 सितंबर 2010 को। लेखक कहते हैं कुछ दिन पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में खरीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ, उसकी नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आजादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीजों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है, गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदले हैं। गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज के दर्जनों गुलाम होते हैं। तो दोस्तों, लेखक कहते हैं कि आज आधुनिक युग चल रहा है। भौतिक जगत में मानव ने कई क्षेत्र में विकास उन्नति कर ली है। अपने जीवन जीने के लिए उसने कई सुविधाओं का, वस्तुओं का निर्माण किया है तंत्रज्ञान की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर का बोलबाला है। कंप्यूटर का उपयोग आप जानते होंगे, महत्व जानते होंगे। दोस्तों, इस युग को कंप्यूटर युग भी माना जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर इस पृथ्वी पर कल्पवृक्ष के समान है। जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इसका महत्व नहीं हो। सूचना के क्षेत्र में कंप्यूटर के कारण अद्भुत क्रांति आ चुकी है। इंटरनेट इसकी अनुपम देन है, हम सब उसका अनुभव ले रहे हैं। दुनिया भर की जानकारी हम मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सेकंड में 10,000 करोड़ गणितीय गणना आसानी से कर सकता है, कई सेकंड में। चाहे मौसम का पूर्वानुमान हो या प्राकृतिक गैस और खनिज भंडारों का पता लगाना हो, रेलगाड़ियां और हवाई जहाजों का आरक्षण कराना हो, यानी जो हमारे सारे काम हैं, हम क्या कर रहे हैं? संगणक के माध्यम से आज वे आसान हमें लगने लगे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज कंप्यूटर एक अनिवार्यता बन चुका है। तो दोस्तों, लेखक कहते हैं कि हमने भौतिक सुविधाओं के माध्यम से कंप्यूटर बनाया, मोटर बनाई, कई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनाई। वह किसके लिए बनाई? हमारा जीवन जीना सरल करने के लिए,
आसानी से हम जी सके, कोई तकलीफ न हो, सहजता से हमें सारी वस्तुएं मिल सके। इसीलिए हमने विज्ञान की सहायता से इन वस्तुओं का निर्माण किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि आदमी का स्वभाव है किसी न किसी को गुलाम बनाए रखना या किसी का गुलाम बनकर रहना। हम देखते हैं आज का यंत्र युग है और आज मानव क्या बन चुका है, इन यंत्रों का गुलाम बन चुका है। इन यंत्रों के माध्यम से ही आज यंत्र उसके मालिक बन चुके हैं और मनुष्य इनका गुलाम बन चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अपनी घड़ी देखिए, घड़ी जो समय बताती है उस समय से कुछ लोगों का दिन क्रम होता है। 6 बज गए उठो, 10 बज गए नाश्ता करो, 1 बज गया खाना खाओ, रात के 10 बज गए सो जाओ। यानी क्या बन चुका है, यंत्र जो आज्ञा देते हैं वह मानव स्वीकार करता है और उसी के अनुसार अपना जीवन जीता है। तो दोस्तों, जो हमारे जीवन में यह तंत्र ज्ञान आने से पहले, यह सब चीजें निर्माण होने से पहले जो सहजता थी, जो आनंद था, वो आनंद आज लुप्त हो चुका है। इस प्रकार दोस्तों, आज का हमारा यह पाठ खुला आकाश समाप्त होता है। दोस्तों, कुछ शब्दार्थ है, यह शब्दार्थों आपको अपनी नोटबुक कॉपी में लिखने हैं। शब्दार्थ है निर्जीव जिसमें जीवन न हो, सक्रिय यानी पतली कम चौड़ी टंग, लंपन यानी अव्यवस्थित होना, भोजन यानी कन खजुरा एक प्राणी है, धूर्त यानी कपटी, चलायमान यानी चलता हुआ चंचल, चारित्रिक यानी चरित्र से संबंधित, बहस यानी वाद विवाद, फिलहाल यानी तत्काल, अभी के अभी, एकनिष्ठ एक के ऊपर श्रद्धा रखने वाला। तो और पाठ्य पुस्तक में कुछ शब्दार्थ और दिए हैं, सॉरी, आपको वह स्वाध्याय लिखना है, पन्ना नंबर 30। इसमें का प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, 1 से 5 प्रश्न आपको लिखने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो दोस्तों, यह 5 प्रश्न, यह अपने नोटबुक कॉपी में आपको लिखने हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।